सो गाइस, अडानी पावर के लिए आज एक पॉजिटिव न्यूज है, लेकिन ओवरऑल मार्केट के लिए अभी भी चीजें कुछ खास अच्छी नजर नहीं आ रही है। कल के दिन मार्केट ने ब्रेकआउट वॉचिंग कैंडल दी थी, जिसको मैंने आज के दिन बीएससी और वारी एनर्जीज की वीडियो में डिस्कस किया है, जरूर देख लेना चाह करके। और अडानी पावर से रिलेटेड आज के दिन एक पॉजिटिव न्यूज है। समझते हैं सभी चीजों को। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये है अपडेट सुप्रीम कोर्ट से अडानी पावर के फेवर में, हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं चीजें आई हैं। सुप्रीम कोर्ट थर्सडे यानी कि आज ही के दिन 1 घंटे पहले ये न्यूज है, रिजेक्ट करती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस। किसको दिया गया था? दिया गया था अडानी पावर को। किस लिए दिया गया था? इनकम रीअसेस करने के लिए। किस लिए? 2014 और 2015 के। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है रिजेक्ट इस नोटिस को, जो कि इनकम टैक्स की तरफ से दिया गया था अडानी पावर को। अब इन्होंने रिजेक्ट क्यों किया? लिमिटेशन पीरियड होता है आपके कोर्ट्स के अंदर फाइलिंग के लिए। अगर वो लिमिटेशन पीरियड एक्सीड हो जाता है तो आप वो फाइलिंग नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं यही चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्शन दिया है, जिसके बाद बताया जा रहा है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिले इन फाइलिंग एन अपील अगेंस्ट द गुजरात हाई कोर्ट अगस्त 2024 ऑर्डर। गुजरात हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था 2024 में, जिसको हमने आज से लगभग 1.5 हफ्ते पहले डिस्कस भी किया था, तो उस ऑर्डर पे जो अपील होनी चाहिए थी उसका टाइम पीरियड डिले हुआ है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस नोटिस को रिजेक्ट कर दिया है। तो ये है पूरी अपडेट आज के दिन। अडानी पावर से रिलेटेड है, पॉजिटिव भी है, लेकिन अडानी पावर पर इसका ज्यादा इंपैक्ट दिख नहीं रहा है। ऑल दो अडानी पावर आज के दिन 2% से लगभग 2% के आसपास ऊपर है। अडानी पावर से रिलेटेड एक और अपडेट है। 7500 करोड़ के एनसीडी कंपनी ऑफर कर चुकी है, और यहां पर म्यूचुअल फंड, प्राइवेट बैंक्स और इंश्योरेंस फर्म से भी कंपनी पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिला है कंपनी के इस एनसीडी पर। ऑल्दो रिटेलर्स ने भी कंपनी के पास्ट, जो कि कंपनी ने 18 महीने पहले एनसीडीज दिए थे, वहां पर रिटेलर्स की तरफ से भी बहुत पॉजिटिव रिएक्शन था। 3000 करोड़ के रिटेलर भी वहां पर देखने को मिले थे। ठीक है, डोमेस्टिक ऑफरिंग्स भी कंपनी पर आती देखने को मिली थी। तो अडानी पावर के लिए ये एक और अपडेट आज के दिन हो जाती है। कंपनी पर आपके नए होल्डिंग पैटर्न्स भी आ चुके हैं दिसंबर 2025, जहां पर आपके प्रमोटर की होल्डिंग स्टेज सेम है अभी भी 74.96। एफआईएस की होल्डिंग बढ़ी है 11.53 से 11.64। डीआईएस ने भी खरीदारी करी है 2.70 से 3.41, और पब्लिक ने करी है यहां पर थोड़ी सी सेलिंग 10.82 से 9.99। यानी कि जो डाटा आपके पास आता है ये है 1 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में। अब आपको ये देखना होता है कि भाई इन्होंने कहां एंट्री करी होगी एफआईएस और डीआईएस ने, रादर देन कि हम ये देखें ओ दिसंबर में इन्होंने खरीदारी करी है, चलो जी हम भी खरीदने चल दे। समझते हैं इस चीज को। ठीक है, तो एफआईएस और डीआईएस की जो होल्डिंग है वो कहां पर इंक्रीज हुई होगी? हमने यहां पर बात करी 1 अक्टूबर, यानी कहीं ना कहीं ये आपका सितंबर चला गया। यहां जहां पर आपको प्राइस दिख रहा है अराउंड 145, जो कि स्टॉक का 145 से 154 का कंसोलिडेशन जोन था आपके कप एंड हैंडल के अंदर, यानी कि 145 से लेकर के टॉप अगर हम मार्क करें तो 170 से लेकर के कहीं ना कहीं 138, 170 से लेकर के 138 के बीच में आपके एफआईएस और डीआईएस की जो होल्डिंग है वो इन दो लेवल्स के बीच में कहीं ना कहीं ऐड हुई है, और जो पब्लिक ने सेलिंग करी है वो भी इन्हीं लेवल्स के बीच में कहीं ना कहीं सेलिंग करी है। तो इससे आपको ये समझ में आता है कि दो प्राइसेस, एवरेज दो प्राइसेस आपके पास क्या है जहां पर आपके एफआईएस और डीआईएस ने एंट्री करी होगी। बट आपको ये नहीं मालूम पड़ता कि इन्होंने यहीं करी होगी बाइंग या पर यहां पर करी होगी। तो इससे आपको एक कंक्लूजन मिलता है कि भाई मैं अपने डिसीजन सही ले पा रहा हूं या पर नहीं। ये सिर्फ एक होल्डिंग पैटर्न है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल बहुत चीजें देखनी होती है। लेकिन एक खराब चीज आप लोग के लिए हुई है, उसको भी डिस्कस करते हैं यहां पर। 29 जनवरी कंपनी अपने Q3 के रिजल्ट्स अनाउंस करेगी, और स्टॉक पे सेलिंग ज्यादा है। ये खराब चीज आपके पास में, स्टॉक में सेलिंग काफी ज्यादा है। 18,61,000 इस समय सेलर है एंड 5,83,000 बायर है। तो बायर और सेलर का डिफरेंस काफी ज्यादा है आज के दिन के सेशन में। टेक्निकली स्टॉक न्यूट्रल है, 51.8 का एमएफआई, 36.5 का आपका आरएसआई है। आज मार्केट ने क्या किया है? निराश किया है, क्योंकि कल मार्केट में ब्रेकआउट वॉचिंग कैंडल थी, और उस ब्रेकआउट वॉचिंग कैंडल पर मार्केट ने कोई पॉजिटिव मोमेंटम नहीं दिया है, क्योंकि मार्केट को कोई पॉजिटिव रिएक्शन भी नहीं मिला है।
वारी एनर्जीज और बीएससी की वीडियोस देखना मत भूलना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। ठीक है, तो ये था आपका अडानी पावर का चार्ट, जो कि कहीं ना कहीं इनवर्स का पैटर्न को कंप्लीट अभी तक नहीं कर पाया है, क्योंकि इनवर्स का पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए आपका 145 और फिर 156 ये दो लेवल ब्रेकआउट होने जरूरी है, और अभी तक ये दोनों में से कोई लेवल ब्रेकआउट नहीं हुआ है। इसका रीजन है मार्केट। अगर आप एक बार यहां पर आओ, गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, यहां पर आपको नजर आएंगे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स 124 और 118। ये वीडियो हमने लिया था 28 जनवरी, यानी कि परसों के दिन ही हमने ये वीडियो लिया था। तो यहां आपको नजर आ रहा होगा पुराने रिस्ट्रिक्शन, पुराने बेसिस, आरबी आपको जो दिख रहा है ना, इसका मतलब है रिस्ट्रिक्शन और ये है बेस। यानी कि पहले स्टॉक के बेसिस क्या रहे थे और पहले रिस्ट्रिक्शन क्या रहे थे, जिसके बाद आपको पता चले कि अगर ये गिरावट आती है तो कहां तक आएगी। क्योंकि अभी भी स्टॉक ने कोई साइन कंप्लीट नहीं किया 100% के अंदर अपने इनवर्स का पैटर्न का। इसका मतलब ये है कि गिरावट यहां पर बन सकती है। तो 124 और 118 ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके होते हैं। लेकिन कैसे होते हैं, अब इसको भी यहां पर समझ लेते। अगर आपने परसों का वीडियो नहीं देखा है, शायद आपको नहीं मालूम होगा, एक बार यहां पर आओ। ठीक है, स्टॉक कंसोलिडेशन जोन के अंदर था आपका 145 से 138 के बीच में। कल के सेशन के अंदर 135 तक स्टॉक ड्रॉप करता है। आज के सेशन पर अगर आप यहां पर देखोगे, आपके पास सेलिंग आज भी काफी ज्यादा है, जो कि आपके एनएससी के डाटा पर नजर भी आ रही है। यानी 138 ये जो आपका इंपॉर्टेंट बेस है, अभी भी स्टॉक इसके ऊपर ही है, बट मार्केट की कंडीशन में कुछ सॉल्यूशन नहीं निकला है। तो ऐसे में अगर 138 आपका ब्रेकडाउन होता है, तो उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपका नेक्स्ट बेसलाइन क्या है। और ये आपको कैसे पता चलता है, आपको पता चलता है कि स्टॉक में पहले पुराने रिजेक्शन और पुराने बेसिस क्या रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये है 138 का ट्रेंड आपका, जो कि एक लगभग 2-3 महीनों से 2-2.5 महीनों से आपका इंपॉर्टेंट बेस बना हुआ है, और 145 के बीच में आपका कंसोलिडेशन। ठीक है, ये दोनों ट्रेंड आपको मिलते हैं कैसे, यहां पर आप देखो एक बार। 138 आपका पहले एक रिजेक्शन रहा है, 138 आपका पहले एक बेस रहा है, 138 यहां पर भी आपका एक बेस रहा है। अगर आप 138 के बाद देखोगे, आपको नजर आएगा यहां आपके पास एक ट्रेंड है 130 के पास में। हम 124 पर अभी नहीं जा रहे, पर 130 भी आप यहां पर देखो, यहां भी आपको दिखेगा 130 पहले एक रिजेक्शन रहा है, यहां पर 130 पहले एक रिजेक्शन रहा है, और यहां पर भी 130 पहले एक रिजेक्शन रहा है। अब 130 के बाद में आपका जो नेक्स्ट ट्रेंड आता है 124 का, यहां पर पहले रिजेक्शन और बेस रहे हैं। पहले यहां पर एक बार स्टॉक ने रिजेक्ट किया है, यहां पर भी रिजेक्ट किया है, इधर भी स्टॉक ने 2 बार रिजेक्ट किया है, फिर हैंगिंग बेस बना करके ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, 124 के बाद आता है 118, जहां पर पहले स्टॉक ने एक बार कंसोलिडेशन किया है 118 पर, एक बार रिजेक्शन भी दिया है, यहां पर भी रिजेक्शन दिया, यहां पर भी रिजेक्शन दिया, यहां पर एक बार बेस लिया, एक बार यहां पर भी बेस लिया, और यहां पूरा रिजेक्शन, और यहां पर भी रिजेक्शन। इतनी सब चीजें देख करके आप कहोगे भाई लगता है तू पागल है। पागल नहीं हूं, ध्यान से समझो इस चीज को। मार्केट में जब भी गिरावट आती है, हम लोग टेंशन में आ जाते हैं कि भाई यहां से तो सब खत्म हो चुका है। असल में लोग क्या करना शुरू करते हैं इस कंडीशन के अंदर, अपने पूरे 9 लॉसेस बुक कर लेते हैं। 80% कोई बुक कर रहा है, कोई 40%, कोई 50%, कोई कुछ कर रहा है, क्योंकि हमारे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। जब हमारे पास एंट्री करने पर कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है, तो जब गिरावट आती है ना, तो जब एंट्री करने पर स्ट्रैटेजी नहीं, तो गिरावट में कौन सी स्ट्रैटेजी बना लेंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि अगर आपने एंट्री पर स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, एटलीस्ट जब गिरावट आ रही है तब स्ट्रैटेजी बनाओ। ये जितने भी मैंने आपको रिजेक्शन बेसिस बनाए बताए आप लोगों को, शायद आप लोगों को मैं बेवकूफ लगता हूं इन चीजों पर, बट सीरियसली ये बहुत आसान तरीका है मार्केट में ट्रेंड्स को समझना कि भाई मेरे अब गिरावट आ रही है तो नया बेस मेरा क्या होगा। अगर स्टॉक बढ़ रहा है तो उसका रिजेक्शन पॉइंट क्या है। फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान कॉपर 576 के रिजेक्शन पर डबल टॉप बना चुका, डबल टॉप वहां पर बना चुका। तो आपको ये चीज पता है कि 576 पर अगर हिंदुस्तान कॉपर रिजेक्शन फेस कर रहा है, तो वहां मुझे अलर्ट रहना चाहिए, रादर देन कि मैं अपनी होल्डिंग किसी भी हालत में बना करके रखूं और फिर भी मैं गिरावट के अंदर आ जाऊं। तो हमें हमेशा ये चीज मालूम होनी चाहिए। अदरवाइज मुश्किल तरीके भी है मार्केट के अंदर काम करने के। ईएमएस ले लो भाई, एसएमएस ले लो, डीएमए ले लो, डब्ल्यूएमए ले लो, इतने सारे टेक्निकल भर करके बैठे। आप क्या इन सबको सीखने जाओगे, एक एक करके पढ़ोगे, सब चीजें मुझे ही मालूम है, बट अगर मैं आपको ये सब पॉइंट्स भी बताऊंगा ना, आपके सर के ऊपर से निकलेगी। हो सकता है आप में से कुछ मुझसे ज्यादा समझदार हो, कहो भैया तो हमको पता है,
अच्छी बात है, बट जो लोग यहाँ पर व्यूअर है, मैं समझता हूं कि ज्यादातर व्यूअर वही आते हैं जो चीजों को ज्यादा अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते। अगर आप जानते हो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर आप नहीं जानते, मैं ये चाहता हूं आप लोग आसानी तरीके से समझो, रादर देन कि मैं आपको बताऊं भाई ये हैमरहेड कैंडल है, ये इस तरह की कैंडल है, इस कैंडल का नाम ये है। क्या करोगे आप लोग जान करके? हमारे दिमाग में चार्ट पैटर्न जैसे ही खुल जाए, जैसे ही हमारे सामने चार्ट पैटर्न खुले ना, हमारे दिमाग में सबसे पहले पता क्या आना चाहिए? अच्छा ये आपका कप एंड हैंडल पैटर्न है, अच्छा कप एंड हैंडल पैटर्न का यहां पर रिजेक्शन आता है, अच्छा उसके बाद इनवर्स का पैटर्न है, लेकिन इनवर्स का पैटर्न ब्रेकडाउन कैसे दे देता है? जब मार्केट की पोजीशन सही नहीं होती। अच्छा इनवर्स का पैटर्न अगर ब्रेकडाउन देगा तो वो वेजेस पैटर्न पर देगा, वेजेस पैटर्न पर देगा तो कौन कौन से आपके पुराने बेसिस और रिजेक्शन है। इस तरह से जब भी आपके सामने चार्ट पैटर्न खुले ना, आपके सामने अगर आपके दिमाग में, आपकी आंखों के सामने सब सवाल नहीं आ रहे हैं ना, तो कोई फायदा नहीं है किसी भी चीज का। तभी मैं आपके सामने ज्यादा टेक्निकल पॉइंट्स यूज नहीं करता, ईएमए, एसएमए, डब्ल्यूएमए, ये सब चीजें मैं यूज ही नहीं करता, ना ही कोई चार्ट्स में कैंडल्स के नाम। कई बार आप देखते हो कि मैं कई चार्ट्स पर अपने ही नाम बना देता हूं, जैसे ब्रेकआउट वॉचिंग कैंडल, इस तरह की कोई कैंडल का नाम नहीं होता। बट आपको यह पता होना चाहिए कि भाई ये ब्रेकआउट वॉचिंग कैंडल दिखती कैसी है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक ट्रेंड है, स्टॉक ने क्या किया या मार्केट ने क्या किया, आपको पूरी बियरिश कैंडल दे दी इस तरह की। अब क्या कर रहा है अगले सेशन के अंदर? मार्केट ये कैंडल दे रहा है। इस कैंडल में क्या हुआ? मार्केट ने या आपके स्टॉक ने अपने इस इंपॉर्टेंट ट्रेंड को ब्रेक डाउन कर दिया, लेकिन नीचे की टेल बायर को इंडिकेट कर गई, जो कि आपको बताती है, क्या आप इसको कहोगे हैमरहेड कैंडल, लेकिन हैमरहेड कैंडल में तो भाई मिलता है ब्रेकआउट। अगर कोई नया इन्वेस्टर होगा जिसने हैमरहेड कैंडल को सुना हुआ है कि भैया बहुत बुलिश ब्रेकआउट होता है, वो क्या करेगा? इस पर एंट्री करेगा और क्या कहा, भैया भूल जाओ भूल जाओ, अब तो बढ़िया है, बुलिश कैंडल होती है। अगले सेशन में मार्केट क्या करता है? अगले सेशन पर आपको सेल ऑफ की कैंडल दे देता है। भैया जो भूल गया यहां पर लेकर के, वो फिर अगले सेशन में वापस ड्रॉप कर जाएगा। तभी इसी वजह से आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी कैंडल हैमरहेड है, लेकिन वो वॉचिंग कैंडल भी है, क्योंकि मार्केट में कुछ सुधरा नहीं है। ये सब पॉइंट सही तरीके से समझना जरूरी होते हैं। चार्ट्स आपके सामने खुले, ऐसा ना हो कि आप ब्लैंक हो। क्वेश्चन पेपर जब स्कूल के टाइम पर हमारे पास आता था, या पर आपके यूनिवर्सिटीज के टाइम पर आपके सामने आता था, तो ऐसा ना हो कि हम ब्लैंक हो जाए और भाई इधर उधर चेक निकालना शुरू कर दिए। बेटर ये है कि देखते ही मेरे दिमाग में चीजें खुलने लग जाए। एक पॉइंट एक बार खुलेगा ना, 10 पॉइंट अगली बार खुलेंगे, और ये आप ही के लिए फायदेमंद है। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। अगर आपको और भी चीजें सीखनी है, आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। आप अगर चाहो तो लिंक और डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको बहुत सी चीजें वहां पर भी मिल जाएंगी, मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।